चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि आप एक रोबोट नहीं हैं बल्कि एक इंसान है, इसलिए आपसे गलतियां होना भी एक आम बात है। आप पूरी तरह से रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रैशनल होने का मतलब है कि डिसीजन लेने के लिए इमोशनल होने की जगह लॉजिकल थॉट्स का इस्तेमाल करें। आपको रैशनल से ज़्यादा रीजनेबल होने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। लॉन्ग रन में आपके अमीर बनने के चांसेस को भी बढ़ाता है। राइटर के मुताबिक ज़्यादातर लोग अपने देश की ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि फैमिलियर कंपनियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है और आपके लिए ऐसा करना पूरी तरह से रीजनेबल भी होता है। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो लॉजिकल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं और थोड़ी सी भी कमी कर रहने पर उस समय काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा करने की जगह आपको यह देखना चाहिए कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर लाखों डॉलर कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा यह है कि शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लिया जाए, फिर चाहे उसमें कितनी ही कमी क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा लेंगे, उसके बाद उसमें से जो थोड़ी भी इनकम होगी उसके इन्वेस्ट करके आप दूसरा ब्लॉग शुरू करते हैं। आप इस तरह से स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वो प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। राइटर का कहना है कि हिस्ट्री में हुए सरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्टडी होती है, लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टर्स का यह मानना है कि इसे फ्यूचर के लिए गाइड के तौर पर देखा जा सकता है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप हिस्टोरिकल ट्रेड्स को फ्यूचर के मैप के तौर पर नहीं देख सकते हैं। दरअसल इन्वेस्टिंग करना कोई हार्ड साइंस नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा पास्ट में हो चुका है वैसा ही फ्यूचर में होगा। यह एक ऐसी फील्ड है जहां बहुत सारे लोग पूरी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अगर हम स्टॉक्स मार्केट में आने वाली रिसेशन की हिस्ट्री देखें तो 1800 के दौरान 2 साल में रिसेशन आता था, जबकि 20वीं सदी में यह गैप 5 साल का हो गया और पिछले 50 सालों का डेटा देखकर पता चलता है कि यह गैप 8 साल का हो गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में यह गैप और ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए। इसलिए आप रिसेशन को देखकर कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को देखकर कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त पास्ट में हुए इन्वेस्ट को देखकर आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट ना करें। आपको ज़िंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि पैसों को लेकर आपको कभी भी सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना वायरस के टाइम शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से इसका मार्केट धड़ाम से गिर गया और बहुत से लोगों को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। इसी तरह से भले ही आप किसी कंपनी को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन अगर उसमें कोई घोटाला हो जाए तो वह डूब जाती है और उसके साथ आपका पैसा भी डूब जाता है। आप इस तरह की कई चीज़ों के लिए चौकन्ने रहिए। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। यहाँ यह बताया गया है कि किसी भी चीज़ के लिए पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट फोरकास्टिंग करना यानी सही अंदाज़ा लगा पाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए अक्सर एक मार्जिन ऑफ एरर को रखा जाता है, जिसकी वजह से फोरकास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। लेकिन हम लोग एक सही मार्जिन ऑफ एरर को तय नहीं कर पाते हैं। दरअसल सही रूम्स फॉर एरर को ना रख पाने की कुछ अहम वजह होती है। पहली वजह यह है कि आमतौर पर इंसानी दिमाग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो उन्हें पूरी श्योरिटी देते हैं, यानी जो अपनी सच्चाई का पूरा भरोसा देते हैं, और हम लोग रूम फॉर एरर पर ज़्यादा ध्यान देने की जगह उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो पूरे यकीन के साथ इस तरह की चीज़ें कहते हैं। इस हफ्ते
यह स्टॉक ऊपर जाएगा, यह कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा। दूसरी वजह यह है कि हम लोग अक्सर दूसरे की लाइफ में रूम फॉर एरर देखने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर नहीं देख पाते हैं। पैसा कमाने के दौर में हर किसी से गलती होती है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाला नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश जरूर रखें। सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत करिए। वॉरेन बफेट ने कहा है कि कैश इज द किंग। जब यश बैंक का शेयर गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कैश बचा हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने गिरे दाम पर शेयर्स खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड ज़रूर रिजर्व में रखें। चैप्टर 14 यू विल चेंज। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि आप आसानी से अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक यह बात पता चलती है कि इस बात से तो लोग अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वह कितना बदल चुके हैं, जबकि वह इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वह फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे। अगर आप यह भी पता लगाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे, तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला यह है कि आप कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग मत कीजिए, ना ही घंटों लगातार काम करने की प्लानिंग कीजिए। दूसरी यह है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी आपका माइंड चेंज कर सकते हैं। दरअसल हमारी रियलिटी वक्त के साथ बदलती रहती है, इसलिए हमें भी अपने गोल्स और स्ट्रैटेजी को सिचुएशन के मुताबिक बदलते रहना चाहते हैं। आपने जो भी सपने और गोल्स आज बनाए हैं, हो सकता है कि वो कभी पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में ही जीते ना रहिए और यह मत सोचिए कि स्कूल कॉलेज में तो कम मार्क्स आते थे इसलिए आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं होता है। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी शख्स कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर भी लाखों करोड़ों कमा सकता है। इसलिए आपके दिमाग में सोसाइटी के नाम पर जो फालतू का डर भरा हुआ है, उसे बाहर निकाल दीजिए और असली किताबें पढ़कर अपना ज्ञान हासिल कीजिए। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री। यहाँ पर यह बताया गया है कि असल में ज़्यादातर चीज़ें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल में ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी मौजूद है। इसी वजह से हम आमतौर पर किसी चीज़ के करने के लिए एफर्ट्स या कॉस्ट को नहीं देख पाते हैं। हर काम बाहर से देखने में बहुत आसान लगता है, क्योंकि किसी काम में आने वाले चैलेंजेस को वही फेस करता है जो एक्चुअल में उस काम को करता है। दरअसल इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लगता है, बल्कि उसमें अस्थिरता, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट भी शामिल है। इसलिए आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो आपको वोलेटिलिटी की कीमत जरूर चुकानी होगी। अगर आप यह कीमत नहीं चुकाते हैं तो आपको मिलने वाले रिटर्न्स आपकी उम्मीद से काफ़ी कम होंगे। इन्वेस्टमेंट में बहुत सी साइकोलॉजिकल फीस भी जुड़ी होती है। इन्हें आप किसी फीस की तरह से ही देखिए, ना कि किसी फाइन यानी जुर्माने की तरह से, क्योंकि फाइन्स आमतौर पर गैर जरूरी और अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन फीस हमेशा जरूरी और सही होती है। फियर और अनसर्टेनिटी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडमिशन फीस होती है। दरअसल फ्री में कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार्स जो कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से उन्होंने सही ट्रेनिंग ली, पोर्टफोलियो बनाए, और इसी तरह से बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। आप शुरू में बहुत छोटी सी रकम से ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसे बाद में स्केल अप किया जा सकता है। चैप्टर 16 यू एंड मी। हम लोग आमतौर पर दूसरों को देखकर ही अपना बहुत सारा डिसीजंस लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजन भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि
हर कोई अपना एक अलग गेम खेलता है, इसलिए आप अपने से अलग गेम खेल रहे हैं। किसी भी शख्स को कभी भी खुद से कंपेयर ना करें। दरअसल हर इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद कर किसी दूसरे की नकल ना करें, क्योंकि आपको यह पता नहीं होता है कि आपके सामने वाला शख्स किस चीज़ में और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता है, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, यानी आप एक शांत और शर्मीले स्वभाव के हैं, तो आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी यानी खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे शख्स यानी यू को भी दीजिए। आपको हमेशा एक दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कभी भी दूसरों लोगों के सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वह लोग आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिज्म। यहाँ यह कहा गया है कि ज़्यादातर लोग हम लोगों में से पेसिज्म यानी निराशवाद और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मुकाबले ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्टिमिज्म के बारे में आमतौर पर यह माना गया है कि जो भी होगा अच्छा होगा और आपको इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह तो सिर्फ कहने की बात है। दरअसल ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ है, जिसका मतलब है कि भले ही रास्ते में बहुत सी रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन ऑड्स यानी आपके खिलाफ सिचुएशन में लॉन्ग रन में आखिरकार आपके फेवर में ही हो जाएगी। हम लोग अक्सर पेसिज्म के मुकाबले ऑप्टिमिज्म पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि यह बहुत सी वजहों से ऑप्टिमिज्म के मुकाबले में काफ़ी आसान है। इसकी पहली वजह यह है कि हम ऐसे लोगों की बातें पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम किस खतरे में हैं, बजाय कि हम सेफ हैं। जबकि दूसरी वजह यह है कि आजकल मीडिया ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव न्यूज़ की बजाय पेसिज्म यानी नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा दिखाती है, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि लोग ऐसी खबरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तीसरी वजह यह है कि आमतौर पर किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन वही डिस्ट्रैक्शन या फेलियर बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस को अनदेखा कर देते हैं, जबकि हम अभी हाल में हुए किसी नेगेटिव इवेंट्स की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं। इसी की वजह शॉर्ट टर्म की पेसिस लॉन्ग टर्म के ऑप्टिमिज्म पर भारी पड़ जाता है। हालांकि हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता है। अक्सर ये हमें नुकसान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन यह उम्मीद रखे कि वह पास हो जाएगा, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शख्स में टैलेंट ना हो और वह बॉलीवुड चला जाए, वह कभी भी सिर्फ अपनी उम्मीदों के भरोसे कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी जिंदगी में पेसिज्म यानी निराशावाद का होना भी जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि कौन सा काम मुश्किल या आसानी से नहीं होगा, फिर आपको उसमें अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिज्म में बैलेंस बना कर चलिए, तभी आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। चैप्टर 18 When you will believe anything। ऑथर कहते हैं कि स्टोरीज या कहानियाँ स्टैटिस्टिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारी कॉन्शियस यानी समझने की पावर में हमेशा गलती हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बहुत से लोग कुछ न्यूज़ में सुनते हैं, उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर न्यूज़ मैनिपुलेटेड की जाती है। इसी तरह से न्यूज़पेपर में कई बार तमाम कंपनियां गलत कंटेंट पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर्स खरीद सके, जबकि बाद में वह शेयर्स डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए और शेयर्स खरीदने के पहले आप खुद उस कंपनी की बैलेंस शीट और डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह वेरीफाई कर लीजिए। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। लास्ट चैप्टर में एक्शनेबल आइडियाज़ के बारे में बताया गया है ताकि हम अपने लिए अच्छा फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। जैसे पहला आइडिया है कि
जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हो तो आप ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता को फॉलो करें, और जब चीज़ें गलत हो रही हो तो आप फॉरगिवनेस कंपैशन को फॉलो करें। दूसरा आइडिया, कम ईगो का मतलब है कि ज़्यादा वेल्थ। यहाँ राइटर कहते हैं कि सेविंग करना एक तरह से आपके इनकम और ईगो के बीच का गैप है। तीसरा आइडिया है कि अपने पैसे को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप रात में बगैर किसी फिक्र के आराम से सो सकें। चौथा आइडिया, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को बढ़ाइए, क्योंकि टाइम की इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी ताकत है। पांचवा आइडिया, गलतियां करने से ना घबराएं, क्योंकि आप आधे घंटे टाइम गलतियां करके भी वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया, सेविंग करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सेविंग जरूर करें, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट आइडिया, अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करके करें, क्योंकि अपने टाइम का पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आइडिया, दूसरों के दिखावे में ना पड़े, बल्कि एक वेल्थी इंसान बनने पर ध्यान लगाएं। नेक्स्ट आइडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज़ में और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वह कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ओवरऑल इस बुक में यह बताया गया है कि एडवाइसेस का पालन करके आप अपने हम जिंदगी में हमेशा खुशनुमा रह सकते हैं। जैसे आपको अपनी पूरी सैलरी मौज मस्ती में नहीं उड़ानी चाहिए, आप हमेशा खर्चों को कम से कम रखिए। आपको लो कॉस्ट चीज़ों से खुशी तलाशनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, आपकी हॉबीज़। आपको कभी भी कर्ज लेकर घर नहीं खरीदना चाहिए। आप पहले अपने पैसों को सेव करें, इन्वेस्ट करके कुछ सालों तक बढ़ने दीजिए, इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, अपने बच्चों के लिए सही प्लान फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि यह रकम बाद में उनकी पढ़ाई या शादी के काम आ सके। यह समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस तरह की बुक समरी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।